जय हिंद साथियों। कक्षा 11 के इतिहास के प्रथम अध्याय के तीसरे पार्ट में आपका स्वागत है, जिसका नाम है लेखन कला और शहरी जीवन। छोटा सा वीडियो बचता है, ये 5-7 मिनट का ही है। इसको हम जो पहले पार्ट से बच गया था उसको हम देखने का प्रयास करते हैं। देखिए इसको। तो हम यहाँ विश्व को लेखन कला की देन हम पढ़ रहे थे। यहीं से हमने छोड़ा था कि भाई उन्होंने क्या विश्व को दिया, वो हम पढ़ रहे थे। जो आज हम देख रहे हैं वो सारा जो स्थिति है उसमें चंद्र सौर मैथ की कुछ आपने पढ़ी थी पिछले, जो मैथ की काल गणना गणित के बारे में उन्होंने वर्गमूल, चक्रवृद्धि ब्याज, वर्ग के बारे में कुछ गणनाएं बताई थी। पृथ्वी के चारों ओर जो परिक्रमा करते हैं चंद्रमा, उसकी गणना के अनुसार, यानी कि उनकी जो ये थी गणना, वो चंद्र गणना के अनुसार उन्होंने वर्ष को महीनों में 12 महीनों में बांटा, एक महीने को 4 हफ्तों में बांटा, एक दिन को 24 घंटों में, एक घंटे को 60 मिनट में। ये सारी जो चीज़ें हैं ये मेसोपोटामिया के लोगों ने विश्व को दी। ये उनकी देन हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन है आपका ये, मेसोपोटामिया का विश्व को क्या उन्होंने प्रदान किया। जब कभी सूर्य और चंद्र ग्रहण होते थे तो वर्ष मास दिन के अनुसार उनके घटित होने का हिसाब भी वो रखते थे। इस पूरी घटनाक्रम पर खगोलीय जो घटनाएं होती थी उन पर नज़र रखते थे। इस प्रकार रात को आकाश में तारों और तारामंडल की स्थिति पर बराबर नज़र रखते हुए उनका भी हिसाब वो रखते थे। मेसोपोटामिया वासियों की इस महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक उपलब्धि यह संभव नहीं होती कि यदि लेखन कला और विद्यालय जैसी उन संस्थाओं का अभाव होता तो वहाँ विद्यार्थीगण पुरानी जो लिखित पट्टिकाओं को पढ़ते उनकी नकल करते थे। यहाँ कुछ छात्रों को साधारण प्रशासन का हिसाब किताब रखने वाले लेखाकार न बनाकर ऐसे प्रतिभा संपन्न व्यक्ति बनाया जाता था जो अपने पूर्वजों की भौतिक उपलब्धियों को आगे बढ़ा सकें। यानी कि उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाती है। खगोलीय, मैथ, इस प्रकार की शिक्षा भी उनके दैनिक दिनचर्या का अंग थी, ताकि वो अपने जो पूर्वज हैं उनकी जो उपलब्धि हैं उनको आगे बढ़ाते रहें। यह सोचना गलत होगा कि मेसोपोटामिया के जो शहरी लोग आधुनिक तौर तरीक़ों से परिचित नहीं थे, यह गलत बात है। अतः हमें उन दो प्रकार के प्रारंभिक प्रयत्नों का अवलोकन करना चाहिए जिसके द्वारा अतीत के प्रलेखों और परंपराओं को खोजने और सुरक्षित रखने की कोशिश की गई। कि हम ऐसा नहीं कह सकते कि मेसोपोटामिया के जो शहरी लोग थे वो आधुनिक जो रीति रिवाज थे उनसे अपरिचित थे, उनको नहीं जानते थे। इस प्रकार की घटनाएं हम यहाँ पढ़ते हैं, देखते हैं। एक पूराकालीन एक पुस्तकालय की देखिए कैसे स्थापना हुई। लौह युग में लौह युग यानी कि 1000 ईस्वी पूर्व में उत्तरी प्रदेशों के जो असीरियाई लोगों हैं उन्होंने साम्राज्य की स्थापना की थी, जो 720 से 610 ईस्वी तक अपनी उन्नति के शिखर पर रहा। उत्तरी लोगों के, असीरियाई लोगों ने एक साम्राज्य की स्थापना की थी। यह साम्राज्य मिस्र तक फैला हुआ था। राज्य की अर्थव्यवस्था उन दिनों लूटमार पर आधारित था। उनकी अर्थव्यवस्था लूटमार, उसमें मुख्य भूमिका थी लूटमार की। अधीनस्थ प्रजनों को दबाकर उनसे खाद्य सामग्री, पशु, धातु, शिल्प की वस्तुओं के रूप में बेगार और नजराना ज़बरदस्ती लिया जाता था। यानी कि काम के बदले उनको कुछ नहीं दिया जाता। बेगार प्रथा थी। नजराने, उनसे भेंटें ली जाती थी, उपहार लिए जाते थे ज़बरदस्ती। बड़े बड़े असीरियाई शासक जो बाहर से आकर बसे थे दक्षिणी क्षेत्र बेबीलोनियों को उच्च संस्कृति का केंद्र मानते थे। जो असीरियाई लोग यहाँ आए थे बेबीलोन, उनमें से आखिरी जो राजा था असुरबनीपाल, इसको नोट कीजिए। जो अंतिम राजा था असीरियाई जो बेबीलोन के इन इलाकों में आया, तो उन्होंने, उसका नाम था असुरबनीपाल। अंतिम राजा असुरबनीपाल था। 668 से 627 ईस्वी पूर्व उसने उत्तर में स्थित अपनी राजधानी जो थी निन्वे में एक पुस्तकालय की स्थापना की। तो सबसे पहले निन्वे में अपनी राजधानी में उसने पुस्तकालय की स्थापना की थी असुरबनीपाल ने। उसने इतिहास, महाकाव्य, शकुन साहित्य, ज्योतिष विद्या, स्तुतियों, कविताओं की जो पट्टिकाएं हैं उनको इकट्ठा करने का प्रयास किया, उसमें सफल भी रहा। उसने लिपिकों को दक्षिण में पुरानी पट्टिकाओं का पता लगाने के लिए भेजा, क्योंकि दक्षिण में लिपिकों को विद्यालयों में पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। वहाँ से दर्जनों की संख्या में पट्टिकाओं की नकलें
प्राप्त करने के लिए वे मशहूर थे। जो नकलें तैयार करनी होती थी, बेबीलोनिया में ऐसे भी नगर थे जो पट्टिकाओं के विशाल संग्रह किए जाने और प्राप्त करने के लिए मशहूर थे। हालांकि लगभग 1800 ईस्वी के बाद सुमेरियन जो बोली थी वो बंद हो गई थी, लेकिन विद्यालयों में यह अभी भी, जो स्कूल कॉलेज थे उनमें अभी भी शब्दावली, संकेत सूचियों और द्विभाषी सुमेरी और अक्कदी पट्टिकाओं के रूप में यहाँ पढ़ाई जाती थी। इसलिए 650 ईस्वी पूर्व में भी 2000 ईस्वी पूर्व तक की कीलाकार जो अक्षरों में लिखी गई पट्टिकाएं पढ़ी और समझी जाती थी। इस समय भी असुरबनीपाल के आदमी यह जानते थे कि पुरानी पट्टिकाओं और उनकी प्रतिकृतियों को कहाँ खोजा और प्राप्त किया जा सकता है, वो जानते थे। गिलगेमिस महाकाव्य, ये आपने ऊपर पढ़ा था, राजा भी था और गिलगेमिस महाकाव्य भी था, कि महाकाव्य महत्वपूर्ण पट्टिकाओं की प्रतियां तैयार की गई थी। इस महाकाव्य की भी प्रतियां तैयार करने वाले उसमें अपना नाम, तिथि अंकित करते थे। पट्टिकाओं के अंत में असुरबनीपाल का उल्लेख भी जरूर करते थे। मैं असुरबनीपाल, कैसे, जैसे दिया है, ब्रह्मांड का सम्राट हूँ, पूरे यूनिवर्स का, असीरिया का शासक, जिसे देवताओं का ने विशाल बुद्धि प्रदान की। ये कितनी एक यशोगान जो राजा है वो करते थे, जिसने विद्वानों के पांडित्य के गूढ़ ज्ञान को प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। मैंने देवताओं के बुद्धि विवेक को पट्टिकाओं पर लिखा। मैंने पट्टिकाओं की जांच की, उन्हें संग्रहित किया, इकट्ठा किया। मैंने उन्हें निन्वे स्थित अपने इष्ट देव नाबू के मंदिर का जो एक पुस्तकालय है उसका नाम दिया हुआ है, जो पहला पुस्तकालय उन्होंने बनाया अपने इष्ट देव, अपने आराध्य जो देवता थे नाबू के मंदिर के पुस्तकालय के भविष्य में उपयोग के लिए वहाँ रख दिया है। अपने जीवन के लिए, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए और अपने शाही सिंहासन की नींव को मजबूत रखने के लिए। इससे भी महत्वपूर्ण काम था इन पट्टियों की सूची का तैयार करने का। इसके लिए एक कटोरी भर पट्टिकाओं को मिट्टी के लेवल से इस प्रकार अंकित किया गया। असंख्य पट्टिकाएँ भूत प्रेत निवारण पर अमुक व्यक्ति द्वारा लिखी गई। असुरबनीपाल के पुस्तकालय में कुल मिलाकर 1000 जो मूल ग्रंथ थे और लगभग 30,000 पट्टिकाएँ थी, जिन्हें विषय अनुसार वर्गीकृत किया गया था। अलग अलग विषयों की अलग अलग स्थानों पर रखी गई थी, उनको वर्ग बनाकर। एक और आरंभिक जो पूर्व तत्ववेता है, दक्षिणी कछार के एक शूरवीर नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त कराया। दक्षिणी जो कछार है, कछार नदी घाटी का जो तटीय इलाका है जहाँ रेतीला क्षेत्र हो, वहाँ के एक शूरवीर जो थे जिसका नाम था नेबोपोलासर ने बेबीलोनिया को 625 ईस्वी पूर्व में असीरियाई आधिपत्य से मुक्त करवा दिया था, उसको जीत लिया था। उसके उत्तराधिकारियों ने अपने राज्य क्षेत्र का विस्तार किया और बेबीलोन में भवन निर्माण की योजनाएं पूरी की। उस समय से लेकर 539 ईस्वी में ईरान के एकेमेनिड लोग हैं उन द्वारा विजित होने के बाद और 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने जब वहां हमला किया, तो सिकंदर का आक्रमण भी आप नोट कीजिए 331 ईस्वी पूर्व में होने तक बेबीलोन जो है दुनिया का प्रमुख नगर बना रहा। जो बेबीलोन था दुनिया का प्रमुख नगर रहा। 331 ईस्वी पूर्व में सिकंदर ने वहाँ आक्रमण भी किया था। इसका क्षेत्रफल 850 हेक्टेयर से अधिक था। इसकी चार दीवारी तिहरी थी, यानी कि 3 रूपों में उसकी सुरक्षा के लिए दीवारें बनाई गई थी। इसमें बड़े बड़े राजमहल मंदिर मौजूद थे। एक जिगुरात यानी कि सीढ़ीदार मीनार थी। सीढ़ीदार ये जिगुरात जो हैं बड़े बड़े मंदिरों को, आलीशान मंदिरों को कहा गया, जो पहाड़ों पर बनाए गए थे। और ये मंदिर जो थे शहर के प्रशासनिक गतिविधियों का मुख्य रूप से केंद्र भी होते थे, हमने पीछे पढ़ा था। नगर के मुख्य अनुष्ठान केंद्र तक शोभा यात्रा के लिए एक विस्तृत मार्ग भी होता था। जब शोभा यात्रा निकलती थी, धार्मिक आयोजन होते थे उसके लिए। इसके व्यापारिक घराने दूर दूर तक अपना कारोबार करते थे। इसके गणितज्ञ खगोलविदों ने अनेक नई खोजें भी की। नेबोनिडस जो है स्वतंत्र बेबीलोन का अंतिम शासक था। ये बेबीलोन का अंतिम शासक था, स्वतंत्र जो बेबीलोन था, नेबोनिडस।
उसने लिखा कि उर के जो नगर देवता है ने उसे अपने सपने में दर्शन दिए और सुदूर दक्षिण के उस पुरातन नगर का कार्यभार संभालने के लिए कहा। वो क्या कहता है कि उनके जो नगर देवता उस सपने में आए और उसने सुदूर दक्षिण का जो पुरातन नगर है उसका कार्यभार संभालने के लिए एक महिला पुरोहित को नियुक्त करने का आदेश दिया है मुझे। उसने लिखा क्योंकि बहुत लंबे समय से उच्च महिला पुरोहित का प्रतिष्ठान भुला दिया गया था, पहले होता था लेकिन अब भुला दिया गया था, उसके विशिष्ट लक्षणों को कहीं नहीं बताया गया। मैंने दिन पर दिन उसके बारे में सोचा। तो आगे वह क्या कहता है कि उसे एक बहुत पुराने राजा जिसका शासनकाल हम आज 1150 ईस्वी पूर्व के आसपास मानते हैं का पटलेख स्टेल मिला। उस पर उसने एक महिला पुरोहित की आकृति अंकित देखी। उसने उसके आभूषण वेशभूषा को ध्यान से देखा, फिर उसने अपनी पुत्री को वैसी ही वेशभूषा से सुसज्जित कर महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। यानी कि उस पत्थर की जो स्टेल जो थी, वो शिलालेख जो था, उस पर जो महिला थी उसको देखकर उसने जो स्वप्न में आया उस सुदूर क्षेत्र में अपनी बेटी को उसी प्रकार की वेशभूषा बनाकर एक महिला पुरोहित के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया उसने। एक अन्य अवसर पर नेबोनिडस के आदमी उसके पास एक टूटी हुई मूर्ति लाए जिस पर अकद के राजा शारगोन का नाम खुदा हुआ था। आज हम जानते हैं कि उस राजा ने 2370 ईस्वी पूर्व के आसपास शासन किया था। नेबोनिडस और निस्संदेह अनेक बुद्धिजीवियों ने भी प्राचीन काल के इस महान राजा के बारे में सुन रखा था। नेबोनिडस ने यह महसूस किया कि उसे उस मूर्ति की मरम्मत करानी चाहिए। वह लिखता है कि देवताओं के प्रति भक्ति और राजा के प्रति अपनी निष्ठा के कारण मैंने कुशल शिल्पियों को बुलाया और उसका खंडित सिर जो है बदलवा दिया, यानी कि उसमें सुधार करवा दिया, उसको ठीक करवा दिया। ये काल रेखा देखिए, इसमें बहुत सारी तिथियां दी हुई हैं, तो इन पर भी थोड़ा एक बार आप विचार अवश्य कर लेना। जैसे कुछ महत्वपूर्ण है इसमें, जैसे खेती की शुरुआत दी हुई है, मंदिरों का बनाया जाना कब हुआ, ये सारी लेखन कला का, लोहे का प्रयोग, सिकंदर का जो आक्रमण है, किलाकार लिपि, तो ये सारे इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण एक तिथियां दी हुई हैं, इनको भी आप अवश्य नोट कर लेना। धन्यवाद। ये चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। कमेंट अवश्य करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।